बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू AS नॉवेल्स इन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज जो कहानी मैं आपके लिए लाई हूँ उसका नाम है गुलाबी कागज़ और उसे तहरीर किया है उम्मतुल अज़ीज़ ने। तो आइए शुरू करते हैं। जान से प्यारी इल्मास, तुम्हें एक दिन ना देखूं तो लगता है जैसे वो दिन तुलू ही ना हुआ हो। तुम अंधेरी रात में चटकी शफाफ चांदनी जैसी हो। तुम्हें पाना मेरी ज़िंदगी की अवलीन ख्वाहिश बन चुकी है, मगर कभी कभी मैं सोचता हूँ कि हमारा मिलन क्यों कर मुमकिन होगा। अगरचे हालात नामवाफिक हैं, मगर मैं इतना जानता हूँ कि अगर अज़ाइम पुख्ता हों तो मुश्किल का कोई पहाड़ भी ज़र्रे से ज़्यादा अहमियत नहीं रखता। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, क्या तुम मेरा साथ दे सकोगी? फ़कत तुम्हारा। अम्मी, अकब से उसकी 15 साला बेटी लाइबा ने पुकारा। वो बुरी तरह उछल पड़ी और बुरी तरह बौखलाते हुए जल्दी से उसने वो कागज़ अलमारी में तह किए हुए कपड़ों के नीचे छुपाया और पलटी। इसी असना में वो अपनी कैफियत पर काबू पा चुकी थी। सो बेटी को लताड़ना ज़रूरी समझा। कितनी बार समझाया है तुम्हें कि कमरे में दस्तक देकर दाखिल होते हैं, मगर तुम हो के सुनते ही नहीं हो। ऐसी क्या आफत आन पड़ी है? वो बेजार होकर बोली। जी, आपने सही समझा, मगर फ़र्क ये है कि आफत मुझे नहीं पड़ी, बल्कि दादी मोहतरमा के कमरे में बनफ्से नफीस बजाते खुद तशरीफ़ फरमा है। वो आफत? लाइबा ने मुंह बनाते हुए बताया। क्या मतलब? अलमास चौंकी। कौन आफत? किसकी बात कर रही हो? वही दादी की चहीती लाडली भांजी साहिबा रुबीना उर्फ रूबी। लाइबा चुबा चुबा कर बोली। वह रूबी से अजहद चिढ़ती थी क्योंकि उसकी आमद पर सरवरी बेगम घर में अजीब सी एमरजेंसी नाफज करवा देती थी। उफ़ अल्लाह, ये आज कैसे आ गई? अब तुम्हारी दादी मुझे तो पकड़कर किचन में खड़ा कर देगी। अभी तो मेरी कमर का दर्द ठीक तरह से गया भी ना था कि शाबाश है अलमास। अभी अलमास की बात मुकम्मल भी ना होने पाई थी कि दादी कमरे के फ्रेम में नमूदार होकर गजबनाकी से बोलने लगी। मैंने कोई पौन घंटे पहले तुम्हारी इस निकम्मी बेटी से कहा था कि तुम तो कमरे में सो रही हो तो ये जाकर कोई शरबत ही बना लाए, मगर मिजाल है जो इस लड़की ने मेरी बात पर कान धरा हो। बजाय बावर्ची खाने में जाने के ये आ गई तुम्हारे कमरे में और न जाने यहाँ क्या खुसर फुसर कर रही है। वो अम्मा, दरअसल मैं आ ही रही थी वो, मगर बात मुकम्मल करने की हसरत इस बार भी दिल में रह गई। अब तुम मुझे अपनी काम चोरी की सफाइयाँ देने की बजाय जाकर किचन की खैर लो। रूबी कब से आई बैठी है? कुछ एहसास है तुम्हें कि मेहमानों की कैसे आओ भगत की जाती है? अरे मैं अपने वक्त में 20-30 मेहमानों का यूं इंतज़ाम कर लेती थी। वो हाथ नचाकर बोली। जी, बड़ी दादी ने बताया था एक दफ़ा कि आप अपनी ज़ुबान से मेहमानों का ऐसा इंतज़ाम करती थीं कि वो कानों को हाथ लगाते हुए जाते थे, कभी वापस ना आने का इरादा लेकर। लाइबा से माँ का सफ़ेद पड़ता चेहरा देखा ना गया। ओए शे, वो 2 फुट ऊपर उछली। ये तरबियत कर रही हो तुम लड़की की? आ जाने दो इसके बाप को, अच्छी तरह खबर लेगा तुम्हारी। और तुम जाओ, जाकर सबसे पहले फालसे का शरबत तैयार करके अंदर भिजवाओ। उसके बाद खाने में कीमा भरे करेले और सब्जी का पुलाव बना लेना। बेचारी बच्ची शौक से खाती है। पहले अलमास को धमकाकर फिर हुक्म सादिर फरमाकर वो चलती बनी। अलमास की आंखों से टपाटप आंसू बहने लगे। आखिर आप उन्हें जवाब क्यों नहीं देती हैं? आप क्यों 1960 की बेचारी और मजलूम लाचार सी बहू बनी रहती हैं? और अब्बू को दादी और फूफुओं की ज्यादतियाँ क्यों नहीं दिखाई देती? क्यों? वो पैर पटकते हुए एहतजाजन चिल्लाई। तुम नहीं समझोगी। अब जाओ, तुम अपने कमरे में जाकर आराम करो। और हाँ, सिद्रा और असगर का होमवर्क भी देख लेना। आज तो मुझे वक्त मिलेगा नहीं। अलमास अपनी आंखें मटकाकर कमरे से निकल गई। लाइबा हनूज वसीले तासुरात समेत वहीं खड़ी रह गई। रश्के चमन गुंचा दहन, मैं क्या बताऊं, मैं खुद नहीं जानता कि मैं तुम्हें इतना चाहने क्यों लगा हूँ। बस इतना जान लो कि तुम मेरी ज़िंदगी हो, और अगर तुम मुझे ना मिली तो मैं अपनी ज़िंदगी का ख़ात्मा करने में एक लम्हे की ताख़ीर भी ना करूँगा। अब तुम्हारा जो जवाब हो मुझे लिखो। तुम्हारे जवाब का शिद्दत से मुंतज़िर। अलमास के चेहरे पर इबारत पढ़कर सोच की परछाइयाँ सी पड़ गईं। उसने एक ठंडी सांस लेकर कागज़ तह करके अलमारी में रखकर
अलमारी लॉक कर दी। क्या बात है, आज चाय नहीं मिलेगी क्या? मुख्तार साहब कोई मोटी सी किताब पकड़े कमरे में संजीदा तासुरात समेत दाखिल हुए। जी बस तैयार है, लाती हूँ, वो बेदिली से कहकर कमरे से निकलने लगी। तभी उनकी दूसरी बात ने उसके कदम जकड़ लिए। अम्मा बता रही थी कि आज लाइबा ने उनसे तुम्हारे सामने बहुत बदतमीजी की और तुमने उसे डांटा तक नहीं। वो पलटी और मुकम्मल संजीदगी से सवाल किया, आपको ऐसा लगता है कि मैंने ऐसा किया होगा? उल्टी बहस मत करो, जो पूछा है उसका जवाब दो। वो हस्बे आदत चिढ़ गए। बात बहस की नहीं, आपके एतमाद की है, जो आपने मुझ पर कभी नहीं किया। तब फिर क्या फ़ायदा अपनी सफाई में कुछ कहने का? वो कहकर कमरे से निकल गई। मुख्तार गहरी सोच में गुम हो चुके थे। अलमास की वही रूटीन और घर के वही हालात थे। नई बात यह हुई कि अलमास अब खुद को अच्छी बीवी, बहू और भाभी साबित करते करते थक चुकी थी। और सच तो ये था कि वो वाकई मिसाली औरत थी, हर लिहाज से मुकम्मल। मगर ये बात उसके ससुराल वालों ने कभी तस्लीम न की थी, ना ही आइंदा ऐसा इम्कान था। उसे कभी कभी लगता जैसे वो शादी करके किसी दारुल इम्तिहान में लाई गई थी कि शादी की पहली रात ही मुख्तार ने उसे साफ साफ जता दिया था कि उसे सरवरी बेगम समेत उनकी 4 अदद बहनों के दिल भी जीतने होंगे, और उसने शोहर के इस हुक्म पर सर झुका दिया था। ये अलग बात कि उसके बाद उसका सर जो झुका तो दोबारा कभी उठ ना सका। मगर अब वो लामुतनाही और लाहासिल जिम्मेदारियां निभाते निभाते थक चुकी थी। उसकी घुटन ज़दा जिंदगी कोई रोशनी का दर तलाश कर रही थी। गो के वो जानती थी कि वो नौजवानी की सरहद पर खड़े बच्चों की माँ है, मगर क्या जवान होते बच्चों की उधेड़ उम्र माँ का दिल अरमानों से खाली हुआ करता है? क्या उसके सीने में कोई ख्वाहिश, कोई उमंग अंगड़ाई नहीं लिया करती? और उसके नीम मुर्दा तन के शोर मचाते मन ने उसे आजकल अपने सवालों से जिज कर रखा था, और वो नादान अपने सवालों के जवाब उन गुलाबी कागज़ों में खोज रही थी या खोजना चाह रही थी। मेरी ज़िंदगी का हासिल मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि तुम्हारे इकरार ने मेरे अंदर कैसी ताकत सी भर दी है। तुमने मुझे अपनाने का मजदा जां फिजा सुनाकर मुझे हफ्तकलीम की दौलत से नवाज दिया है अलमास। तुम मेरा यकीन रखो, अपने मिलन की घड़ियां अब ज़्यादा दूर नहीं। बस तुम हौसला रखना, फ़कत तुम्हारा और सिर्फ तुम्हारा। महकते कागज़ पर दर्ज सतरें पढ़कर अलमास के सूखे लबों पर मुस्कुराहट सी जगमगाने लगी। उसे लगा कि छुट्टी के इन 2 दिनों में झेली गई अजियत और की गई मुशक्कत दोनों जैसे उसके वजूद से कहीं दूर चली गई हों। हर वीकेंड पर उसकी नंदे इकट्ठा होती थी। घर का जो हाल होता सो होता, काम कर कर के अलमास का बुरा हाल हो जाता। उसका हाथ बटाना वो सब हराम तस्वुर करती थी, और उसे हरफे सताइश से नवाजना भी। उसने मुस्कुराते हुए कागज़ तह करके उसकी जगह पर रखा और ख़ुद सोने की तैयारी करने लगी। मुख्तार को अभी कमरे में नहीं आना था। ये उनकी रोज़ाना की रूटीन थी। वो सरवरी बेगम के पैर दबाते दबाते अलमास की नाअहलियों और अपनी नाफरमानियों की नित नई दास्तानें सुनकर ही रोज़ कमरे में आते थे। सो वो आराम से लेट गई। दूसरी सुबह मामूल के मुताबिक उसकी आंख ना खुली। घबरा कर जिस दम मुख्तार जागे, अच्छा खासा दिन निकल आया था, मगर ऑफिस जाने का वक्त बहरहाल बाकी था। वो अपने पहलू में सोई हुई अपनी निस्फ बेहतर को कुछ सख्त सुस्त सुनाकर जगाना ही चाहते थे कि उनकी नज़र अलमास के सुर्ख चेहरे और मध्यम चलती सांसों पर ठहरी। माथा छूकर देखा, तप रहा था। कमरे से बाहर निकले तो सरवरी बेगम को सुबह का नाश्ता ताहाल ना मिलने पर वावेला मचाते देखा। अम्मा, अलमास की तबीयत ठीक नहीं, आप फिक्र मत करें, मैं बना देता हूँ आपके लिए चाय। आप अपने कमरे में जाएं, आराम से बैठें, उन्होंने नरमी से कहा। हाँ, खुद बना दो, मगर अपनी जवान जहान बेटी को जहमत मत देना। पता नहीं कैसी तरबियत दे रखी है उसे तुम्हारी बीवी ने, उन्होंने कमरे में जाते जाते कहना या जताना ज़रूरी समझा। उन्होंने अनसुनी करके चाय बनाई, दरवाज़ा नॉक करके लाइबा को जगाकर अलमास की तबीयत की खराबी का बताया। भाइयों को नाश्ता देने और दिन भर अलमास का ख्याल रखने और घर का ख्याल करने की ताकीद की। चाय और बिस्किट लेकर कमरे में आए। अलमास को जगाकर ज़बरदस्ती चाय बिस्किट खिलाने लगे। न जाने क्या हुआ जो अलमास फूट फूट कर रो दी। अरे भाई, हिम्मत करो, इतनी सी बीमारी पर इतना सारा रोने की कोई तुक बनती है भला? वो कुछ चिढ़ से गए। शाबाश, लो ये टैबलेट भी खा लो और आराम करो, घर की फ़िक्र मत करना। लाइबा है ना? अम्मा ठीक कहती हैं, तुमने उसे कुछ ज़्यादा ही ढील दे रखी है।
उस पर जिम्मेदारियां डालोगी तो वो निभाना सीखेगी। वो मेकानिकी अंदाज में कहकर ऑफिस के लिए तैयार होने चल दिए। अलमास ने तकिए पर सर रखकर दोबारा आंखें मूंद ली। तुमने अपनी बीमारी की खबर सुनाकर मेरा रोम रोम मुस्तरिब कर दिया है। शायद ये वही मकाम इश्क है कि जहाँ तकलीफ में तुम हो और तड़पता मैं हूँ। बस मेरा अब और इम्तिहान मत लो। जल्दी से अपनी सेहतयाबी की खुशखबरी सुनाकर बदले में मुझसे अपना मुकदमा मेरे घर वालों के सामने जीत जाने की खुशखबरी सुनो। फ़कत तुम्हारा और तुम्हारा। अलमास के कांपते हुए हाथों में खत लरज रहा था। आंसू थे कि थमने का नाम न ले रहे थे। क्यों, आखिर क्यों? रोते रोते उसकी हिचकियाँ सी बंद गईं। अम्मी, लाइबा जो दोपहर के वक्त अलमास के लिए दलिया बनाकर उसे खिलाने लाई थी, सामने का मंजर देखकर दहल गई। क्या हुआ अम्मी, आप क्यों इस तरह रो रही हैं? वो ट्रे सामने टेबल पर रखकर सरासीमगी से पूछने लगी। तुम लाइबा, यहाँ से जाओ। वो उसे देखकर हमेशा की तरह गड़बड़ा कर सफ़ा गैर इरादी तौर पर अपने अकब में छुपाने लगी। क्या छुपा रही हैं आप? किसका खत है? लाइबा ने आजिज़ाना लहजे में पूछा। दिखाएं मुझे। वो अलमास के हाथ से सफ़ा लेने की कोशिश करने लगी, जो अलमास ने मज़ीद छुपाने की सही तर्क करके बिना मज़ाहमत के उसे थमा दिया और ख़ुद चेहरा छुपाकर बुरी तरह रोने लगी। अम्मी, ये सब क्या है? खत पढ़कर नौजवान बेटी ने अपनी माँ से बेहद तासुफ, रंजो गुस्से की मिली जुली कैफियत में घिर कर पूछा। क्या है ये सब? जवाब ना मिलने पर वो हिस्ट्रियाई अंदाज में चिल्ला उठी। अलमास के रोने में कुछ और शिद्दत तर आई थी। आदाब, तुम सोच रहे होगे कि आज मुझे तुम्हें इस तरह मुखातिब करने की ज़रूरत क्यों पेश आ गई, मगर ज़रा ठहरो। मैं कुछ भी कहने से कबल तुम्हें हमारा वो गुलाबी माजी याद दिलाना चाहती हूँ जो तुम यकसर फरामोश कर चुके हो। तुम्हें याद है, तुमने पहली बार मुझे मेरे भाईजान की शादी में देखा और देखते ही दिल हार बैठे। वो वक्त भी याद करो जब तुम मेरी सिर्फ एक झलक देखने की खातिर कड़ी धूप, धुआंधार बारिश या लहू रगों में मुंजमद कर देने वाले जाड़े से बेनियाज बिला नागा मेरे घर के चक्कर काटा करते थे। फिर कितने जतनों बाद तुमने मुझसे रसाई हासिल की थी। तुम मुझे हासिल करना अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश और खुशनसीबी बताया करते थे। सच कहूँ तो मैं तुम्हारी दीवानगी के सामने हार गई थी। तुम्हारी मोहब्बत अपनी जगह, मगर मुझे अपनी नामोस और घर वालों की इज्जत का भी अजहद ख्याल था। सो तुम्हें सीधे स्वभाव से रिश्ता लाने के लिए कहा। तुम ले भी आए, मगर घर वालों को बज़ाहिर कोई खामी ना दिखाई दी। यूं हम एक हो गए। मैं जो हज़ार खुशकुन सपने अपनी आंखों में सजाए तुम्हारे साथ की आरजू लिए इस घर में चली आई थी, बहुत जल्द मुझ पर मुनकशिफ हो गया कि ज़िंदगी इतनी भी हसीनो दिलकश नहीं जितनी सपनों में लगा करती है। तुमने तो शादी की पहली रात ही मुझे जता दिया था कि चूंकि ये शादी तुमने अपनी खालाजाद रूबी से मंगनी तोड़कर और अपनी माँ और 4 अदद बहनों की नाराज़ी मोल लेकर की है, सो तुम्हें अब सारी ज़िंदगी उनके सामने ना सर उठाना है, ना उनकी दिल आज़ारी करनी है, और मुझे न सिर्फ तुम्हारी अम्मा बल्कि 4 अदद बहनों का दिल भी जीतना है। और मैंने तुम्हारी नसीहत या फरमाइश गिरा से बांध ली, और फिर वक्त ने देखा कि मैंने सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत के सदके किन किन अजियतों का, जिल्लतों का, मुशक्कतों का सामना किया, मगर फिर भी तुम्हारे घर वाले मेरी शिकायत तुमसे लगाने का कोई मौका हाथ से जाने ना देते थे। सच कहूँ तो हैरत मुझे उनके रवैये पर नहीं, तुम्हारी खोखली मोहब्बत पर होती थी, जो शादी के महज 1 साल बाद ही रवायती मर्द की सोच के बोझ तले दबकर अपनी मौत आप मर गई थी, और शायद मैं भी। मैंने अपनी ज़िंदगी के 16 साल किसी भयानक ख्वाब की तरह गुजारे हैं। तुम्हारी कभी कभार मुझ पर दी गई तवज्जो और अल्तफ़ात मेरा गम गलत ना कर सकते थे। तुमने शादी के कुछ अरसे बाद ही अपनी अम्मा और बहनों के जहन से सोचना और उन्हीं की आंखों से देखना शुरू कर दिया, और ये ना देख सके कि तुम्हारी बेइतनाई मुझे कैसे अंदर से मारे डाल रही है। मैं दिल ही दिल में तुमसे खफा होती चली गई और इस खफगी का कभी इजहार ना किया, आज भी ना करती। मगर ये बात तो ठीक ही है ना कि अगर मोहब्बत की शादी करना कोई जुर्म था, जिस बात का एहसास कदम कदम पर मुझे तुम्हारे घर वालों ने दिलाया, तो तुम ही ने तो मुझे इस जुर्म पर उकसाया था। मंगनी तुमने अपनी मर्जी से अपनी कज़न से तोड़ी। मैंने तुम्हें ऐसा करने को नहीं कहा था। बगावत तुमने अपनी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए अपने घर वालों से की। मैंने तुम्हें ऐसा करने को नहीं कहा था। तुम मंगनी शुदा थे, तुम्हें मुझसे मोहब्बत करने से पहले ये बात मालूम थी, मुझे नहीं।
तो अब बताओ मेरा कसूर कहाँ निकलता है? मुझे तो बेकसूर ही इतनी सज़ा भुगतना पड़ी। मैं तुम्हारी पसंदीदा थी, सोने की भी होती तब भी तुम्हारी अम्मा और बहनों ने मुझे नापसंद ही करना था। मगर मेरा तुमसे सवाल ये है मुख्तार, तुम मुझे इस घर में लाकर क्यों भूल गए? मेरी जिंदगी की किताब से तुमने वो गुलाबी कागज क्यों फाड़ डाले जो मेरे लिए ऑक्सीजन का दर्जा रखते थे? मैं तुमसे ये सवालात अब भी ना करती जो लाइबा के हाथ तुम्हारे खत ना लगते। उसने मुझसे बड़ी हैरत आमेज रंजीदगी से पूछा था, मुख्तार, ये बाबा की कैसी मोहब्बत थी जो आपके लिए साइबान तक न बन सकी? उसके ये अल्फाज मेरे मुर्दा एहसासात को झंझोड़ गए हैं मुख्तार, और मैं तुमसे अब जवाब चाहती हूँ। फ़कत कभी जिसे तुम जिंदगी कहा करते थे। 3 सफ़ात पर मुश्तमिल यह खत मुख्तार को अर्के नदामत में सरतापा डबो गया था। उसकी आंखों में एक एक करके माजी के तमाम वाक़यात घूमने लगे। अलमास से उसने मोहब्बत की थी, बेहद बेहिसाब मोहब्बत। उसके लिए बचपन की मंगनी तोड़ी, ख़ानदान वालों की नाराज़ी, घर वालों की मलामत, सब कुछ बर्दाश्त किया। मगर फिर ना जाने क्या हुआ, उठते बैठते सरवरी बेगम के जताने और बहनों के तंज़ो तानों ने उसे एक अजीब से एहसास जुर्म में, शर्मिंदगी में मुब्तला कर दिया। और ऐसी सूरत में वही हुआ जो हो सकता था। वो खुद भी एक मिसाली बेटा और मिसाली भाई बनने के चक्कर में सख्त से सख्त तरीन शोहर बनता गया, और अलमास से भी यही उम्मीद करने लगा कि वो उसके घर वालों को कोई शिकायत ना होने दे। और ऐसी सूरत हाल में उनके माबैन रिश्ते ने अपनी खूबसूरती खो दी और उसे एहसास तक ना हुआ। नहीं अलमास, तुम ठीक ही कहती हो, तुम मेरी ज़िंदगी का हासिल हो, मगर मैं तुम्हें हासिल करके भूल ही गया, और शायद भूला ही रहता। तुम आज मुझे इस तरह एहसास ना दिलाती, और शायद भूला ही रहता जो तुम आज मुझे इस तरह एहसास ना दिलाती। मगर मेरा यकीन करो अलमास, आज के बाद तुम्हारा ये महबूब तुम्हारी ज़िंदगी की बेरंग किताब को फिर से गुलाबी कागज़ों से भर देगा। पहले ही देर हो चुकी है, मगर अब मज़ीद देर नहीं करेगा कि अपनी गलती को सुधारने का मौका ज़िंदगी में शाज़ो नादिर ही दस्तयाब होता है। आज भी तुम्हारा और सिर्फ तुम्हारा मुख्तार, मगर उसे अब लिखना नहीं था, रूबरू अलमास को हाल दिल सुनाना था। डियर लिसनर्स, उम्मीद है आपको ये शॉर्ट स्टोरी पसंद आई होगी। अपनी पसंदीदगी के इजहार के लिए लाइक बटन को प्रेस कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और नई आने वाली वीडियोस के लिए बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर लें। शुक्रिया।